और आज आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल एस फॉर्मूला में दिखाने जा रहा हूं। 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर के संघ और बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुका है और इसकी बड़ी तस्वीर सामने आई कल रात। योगी आदित्यनाथ और सर संघ चालक मोहन भागवत की बंद कमरे मुलाकात हुई और करीब 40 मिनट तक की मुलाकात हुई। इसी मुलाकात में इस फॉर्मूले को इजाद किया ट्रिपल एस, यानी संघ, सरकार और संगठन। मतलब यही है कि सरकार और संघ मिलकर के संगठन को और मजबूत करेगा। कयास ये कि इस ट्रिपल एस फॉर्मूले से यूपी वोटर्स को साधने, डैमेज कंट्रोल करने और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की हैट्रिक लगे, यही कवायद होगी। अठारह फरवरी रात 8:15 सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला लखनऊ के निराला भवन में प्रवेश करता है और 40 मिनट बाद रात करीब 9 बजे योगी का काफिला निराला भवन से निकल जाता है। लेकिन बंद कमरे में हिंदुत्व के दो सबसे ताकतवर चेहरों की 40 मिनट की मुलाकात और छोटी सी बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल उठे कि आखिर योगी और भागवत की बैठक में क्या हुआ। 2027 में यूपी के किले पर तीसरी बार कब्जे के लिए क्या फॉर्मूला तय हुआ। हिंदुत्व को एकजुट करने का सूत्र निकला, दलित पिछड़े वोटों के ध्रुवीकरण पर बात हुई, जातिवादी राजनीति के काट के उपाय पर बात हुई, या फिर 2027 विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार हुआ। क्योंकि जब योगी और भागवत जैसे दिग्गज बंद कमरे में बैठक कर रहे हों तो अटकलों और अनुमानों की ही गुंजाइश रहती है। हालांकि यूपी बीजेपी की तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ऊपर है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में बीजेपी कई मुद्दों पर घिरती नजर आई है। वो चाहे यूपी में एनकाउंटर का मुद्दा हो, यूजीसी को लेकर सवर्णों का मुद्दा हो या फिर माघ मेले में शंकराचार्य विवाद। बीजेपी और संघ तमाम मुद्दों को कंट्रोल तो कर रहे हैं, साथ ही अपने विरोधियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूपी में पिछले नतीजे दोहराने और फिर से योगी सरकार बनाने की तैयारी एक बार फिर शुरू कर दी गई है। योगी अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जबकि तीसरे फ्रंट पर सरकार, संगठन और संघ मिलकर जो वोटर पार्टी से छिटक रहे हैं उनको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके साथ ही एक बात और तय है कि 2027 के लिए योगी ही कप्तान है, इसलिए योगी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। योगी सिर्फ पार्टी और उनके नेताओं पर ही निशाना नहीं साध रहे, बल्कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए समाजवादी पार्टी के कारनामे भी याद दिला रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। यानी एक तरफ संघ, योगी और बीजेपी हिंदू वोटर्स के साथ कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो योगी प्रदेश में विरोधियों पर हमलावर हैं और कयास यही है कि यूपी में 2027 की चुनावी जंग को एक बार फिर जीतने के लिए संघ और योगी आदित्यनाथ साथ आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि दावा यह किया जाता है कि राजनीति में संघ का कोई दखल नहीं होता
और दावा ये कि बीजेपी का कोई पूरक संघ नहीं। लेकिन सच ये है, जो लोग राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वो ये जानते हैं कि संघ और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर काम करते हैं। यही वजह है कि 2027 की चुनावी रणनीति के लिए सरकार, संगठन और संघ, ये तीनों तालमेल मजबूत करें, इसके लिए सरसंघ चालक लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। अब नए साल की शुरुआत में मोहन भागवत ने 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 7 दिन का मथुरा दौरा किया। फिर 14 से 16 फरवरी तक भागवत 3 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे। गोरखपुर का दौरा खत्म हुआ, भागवत 16 तारीख को 3 दिन के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां इस बार सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की। अब इन दौरों का मतलब क्या है? जो लोग राजनीति जानते हैं, समझते हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी का हिंदू वोट संघ कितना अहम मानता है और बीजेपी भी उसी वोट को अच्छे से समझती है, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके आंकड़े आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को जो कोयरी और कुर्मी वोट है 2019 की तुलना में 19% की उसमें गिरावट आई। ओबीसी वोट में 15% की गिरावट दर्ज की गई। यादवों के वोट में, ओबीसी का जो एक वर्ग है, उसमें 9% की गिरावट दर्ज की गई। गैर जाटव दलित वोट जो है उसमें 20% का ड्रॉप हुआ आया था। यानी जैसे जैसे हिंदू वोटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी ने 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 39 सीटें ऐसी हैं जो गंवा। और संभवतः यही वजह है कि 2027 के चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ और संघ एक साथ आकर के पूरी तरह तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ सीएम योगी 2027 की राजनीति की बिसात बिछाने में मशगूल हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जो फोर्स है वो अपराधियों को सलाखों के पीछे लगातार पहुंचा रही। बीती रात क्या होता है, अमेठी से मुजफ्फरनगर तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को एनकाउंटर का शिकार बनाया। तो जो हथियार लहरा रहे थे वो अब माफी मांग रहे हैं। न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। सीएम योगी जो कहते हैं वही होता है। यूपी में अपराधियों का सफर पुलिस के कंधे पर ही खत्म होता है। पुलिस वालों के कंधों के सहारे चलकर आ रहे इन बदमाशों का नाम आमिर और समद है। आज उनके चेहरे पर खौफ और दर्द है, मगर कुछ दिन पहले यही बदमाश कितने बेखौफ थे ये भी देख लीजिए। मुजफ्फरनगर की इस गली में जो हथियार लेकर गोली चलाता दिख रहा है, ये वही इनामी बदमाश है जो सीसीटीवी तस्वीरों में गोली चलाते दिख रहे हैं। इनके हाथों में हथियार हैं और डर का नामो निशान नहीं है। ये दोनों बदमाश सरेआम एक शख्स पर गोली चलाते और उसका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गली में छोटे बच्चे और कुछ लोग भी हैं, मगर इन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं थी। ये बदमाश बड़े आराम से फायरिंग कर अपने साथी की बाइक पर फरार हो जाते हैं। मगर योगी फोर्स यूपी में अपराध करने वालों को पाताल से भी खींच लाती है। ये तो फिर भी गन्ने के खेतों में छिपे थे, जहां पहुंचकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने इन्हें ठोक डाला। नतीजा ये हुआ कि आमिर और समद लंगड़े हो गए और इन्हें पुलिस के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ गई। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया है। 2 दिन पहले उन्होंने क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की गोली मारने का प्रयास किया गया था। वो बाल बाल बची थी। क्षेत्र में दहशत हो गई थी। इनका इतना आतंक था कि कस्बे में लोग दहशत में आ गए थे। आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए मुजफ्फरनगर के ही एक और मंचले की कैसे मरम्मत की गई। पुलिस के कंधे पर लटके इस बदमाश का नाम नावेद है। आज भले ही ये कराहते हुए अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, मगर 2 दिन पहले इसी ने एक नाबालिग हिंदू बेटी से छेड़खानी करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ने की धमकी दी थी। मगर ये भूल गया था कि योगी राज में बेटियों से बदसलूकी का अंजाम क्या होता है। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। 17 फरवरी को सैदरपुर कला के थाने में तहरीर दी गई। आरोपी ने लड़की से छेड़खानी की, कपड़े फाड़ने की धमकी देते हुए पैसे की मांग की, जिसके बाद योगी फोर्स फौरन एक्शन में आई और नावेद को गिरफ्तार कर अच्छे से सबक सिखाया। इस तथ्य का तत्काल संज्ञान लेते हुए तुरंत चरथावल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और तत्काल कार्यवाही करते हुए
आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भिजवा दिया गया है। योगी फोर्स का एक्शन अमेठी, मिर्जापुर और प्रयागराज में भी दिखा, जहां अमेठी पुलिस ने एक साथ 28 वारंटियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं मिर्जापुर में 50,000 के इनामी गांजा तस्कर को कब्जे में लिया, जबकि प्रयागराज में भी गौवध के आरोपी और 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें इस बात की सबूत हैं कि सीएम योगी ने यूपी से अपराध और अपराधियों को खत्म करने का जो प्रण लिया है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराधियों को कैसे हमेशा ट्रैक किया जा रहा है, ये यूपी के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें उसकी गवाह बनी। कुछ दबंगों ने कानून को खुली चुनौती दी तो कहीं पर लाठी डंडे चलाए गए, कहीं पत्थर बरसाए गए, तो कहीं सरेआम मारपीट की गई। इन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती वैसे वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस योगी फोर्स हरकत में आती गई और अब सब की लिस्ट बनकर एक एक कर कार्रवाई हो रही है। यूपी में लाठी चलाई, दबंगों की शामत आई, मारपीट करने वालों पर योगी फोर्स का एक्शन, बीच बाजार लड़ाई, अब कानून की कड़ाई। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में दबंगों ने हंगामा खड़ा किया, योगी के लॉ एंड ऑर्डर को खुलेआम चुनौती दी, लेकिन तीसरी आंख यानी कैमरों में बदमाशी की तस्वीरें कैद होने के बाद योगी फोर्स ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया, और जो अब तक खुद को सेफ समझ रहे हैं, जल्द उनकी बारी भी आने वाली है। सबसे पहले यूपी के मथुरा से आई तस्वीरों को देखिए, जहां मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसके बाद पूरा गांव जैसे युद्ध का मैदान बन गया। किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के हाथ में ईंट, दोनों तरफ से लाठी और पत्थर बरस रहे हैं। हमलावर इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि उनकी गिनती कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। आरोप है कि इस खूनी जंग में एक बच्चे का जबड़ा टूट गया, वहीं एक पक्ष के 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। खूनी संघर्ष की यह वारदात मथुरा के जमनापार थाना इलाके की है। तस्वीरें वायरल हुई तो योगी फोर्स भी एक्शन में आई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायबरेली से भी गुंडागर्दी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मॉडल शॉप के बाहर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दुकान के सामने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने 3 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। रायबरेली में दबंगों की गुंडई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो अब योगी फोर्स ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और बहुत जल्द रायबरेली के ये गुंडे थाने में लंगड़ाते और हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आएंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में तो सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर ही 2 पक्षों में भयंकर विवाद हो गया। पहले कहासुनी हुई और बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई, जमकर लाठियां चली। हंगामे में शामिल लोगों ने एक बाइक को भी तोड़ डाला। मामला फर्रुखाबाद के पल्ला चौकी का है। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और अब फर्रुखाबाद का एक एक बवाली सलाखों के पीछे होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बाइक सवार बदमाश ने एक महिला बुजुर्ग को अपने झांसे में फंसाकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल है। देखिए कैसे बाइक सवार बदमाश ने पहले महिला बुजुर्ग के पैर छुए, फिर बुजुर्ग महिला को विश्वास में लेकर कानों के कुंडल उतारने के लिए कहा। महिला उसकी बातों में आ गई और कुंडल उतारकर दे दिए, जिन्हें लेकर आरोपी वहां से फरार हो गया और बुजुर्ग महिला कुछ नहीं कर सकी। लेकिन ये लुटेरा भूल गया था कि ये योगी राज है। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ दंगाइयों ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो वहीं रमजान शुरू होते ही भाईजान ने एक नई डिमांड रख दी। जिस तरह सावन और नवरात्रि पर हिंदू संगठन मीट की दुकानें बंद रखने और शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हैं, ठीक उसी तरह अब इस्लाम मानने वालों ने भी सनातनी फॉर्मूला अपनाते हुए दिखाई पड़े। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और दिल्ली में डिमांड हुई कि रमजान पर शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए। कुछ जगह हिंदू दुकानदारों को बायकॉट करने की अपील भी की जा रही है। मुस्लिमों का पाक महीना रमजान शुरू हो चुका है। इसी के साथ देश में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कई जगह मुस्लिम संगठन और स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है। एमपी की राजधानी भोपाल में स्थानीय मुसलमानों ने कहा है कि रमजान पर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। यूपी के अमरोहा में मुसलमानों के एक ग्रुप ने डीएम ऑफिस में ज्ञापन देकर शराब दुकानें बंद कराने की मांग की।
तो AIMIM नेता शोएब जमाई ने दिल्ली सरकार से सार्वजनिक जगहों पर शराब बिक्री पर रोक लगाने की डिमांड उठाई है। इस मांग को लेकर दलील दी जा रही है कि जब सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं, तो रमजान में शराब क्यों नहीं बैन हो सकती। रमजान पर उठी नई डिमांडों को लेकर सवाल ये है कि क्या मुसलमान भी हिंदू संगठनों के फॉर्मूले पर चल पड़े हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शराब बंदी तक नहीं है। रमजान पर खरीदारी को लेकर भी नए नए फरमान निकाले जा रहे हैं। हम लोग मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोगों को जब हम नहीं दे सकते तो हिंदू लोगों के बाद हम जाएंगे तो हिंदू लोग क्या हमको देंगे। भोपाल अहले सुन्नत समिति MP ने ये मुहिम छेड़ दी है कि रमजान पर हिंदुओं का टोटल बॉयकॉट किया जाए, ना तो उनसे सामान खरीदें और ना ही गरीबों को दी जाने वाली जकात गैर मुसलमानों को जानी चाहिए। लेकिन इस अभियान पर मुस्लिम समाज बटा हुआ है। कुछ लोगों ने सहमति जताई तो कई लोगों ने हिंदू बॉयकॉट से इनकार किया है। हमारे धर्म के अंदर का मामला है ना, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। वो तो किसी को भी दिया जा सकता है ना, कोई जरूरत नहीं कि मुसलमानों को दिया। देखिए, ये सदका ज़कात के बारे में कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। मुसलमानों को देना चाहिए, हिंदू को भी दे सकते, गरीब आदमी हो तो यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही दें जो गरीब हैं, और यदि जकात जाएगी, फितरा जाएगा तो वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। सहमत हैं आप? मुसलमानों को तो देना है? मुसलमानों को तो ना देना है। आप जकात किसको देंगे? जिसको देना है, जिसको दे दूं मैं, गरीबों को दूंगा। हिंदू को देंगे, मुसलमान को देंगे? अरे जो आ जाए भाई, हिंदू मुसलमान जो भी आया मैं उसको दूंगा। बाइकआउट को लेकर भले ही मुसलमान दो धड़ों में बटे हों, लेकिन शराबबंदी की आवाज कई जगह से उठी है और धीरे धीरे इसे गंभीर मुद्दा बनाने की तैयारी दिख रही है। ऐसे में देखना यह है कि प्रशासन इसे सीरियस लेता है और राज्य की सरकारें इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, जहां भगवान के दर्शन के लिए दंगल छिड़ गया। हालांकि बीती रात को शुरू हुआ हंगामा फिलहाल शांत है, लेकिन तकरार खत्म नहीं हुई। हाई पावर कमेटी और गोस्वामी महाराज आमने सामने, और सवाल ये कि आखिर गर्भगृह में जंजीर लगाने की नौबत क्यों आई, जिससे ठाकुर जी के भक्त खफा हो गए। जो बिहारी जी का बुरा करेंगे उसका नाश होगा। सभा सत्यानाश होगा। जो बिहारी जी का बुरा करेंगे उनका नाश होगा, सभा सत्यानाश होगा, महाराज जी बोल दिए। जंजीरों में हमें बंद करो, ये प्रशासन बंद हो जाएगा। हमारे गले में डाल दो, हमें बंद करो, ये प्रशासन इस सरकार के विरुद्ध हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ये आवाज बिहारी जी के प्रतीक नहीं है। बांके बिहारी महाराज को जंजीर में बांध कर रखने से गोस्वामी समाज और श्रद्धालु भड़क गए। दरअसल मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर नया घमासान छिड़ गया। विवाद की जड़ परंपरा और नई व्यवस्था है। आरोप ये लग रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं हुआ और परंपरा खंडित हुई। इन आज जो प्रशासन ने करा है, ये एक ऐसा कदम है जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। भगवान को बरसों पहले जब मथुरा में कारावास में रखा गया था, स्वयं आज इस सरकार के प्रशासन के आते हुए भगवान को जंजीरों में बांध के रखा। पूरा मामला विस्तार से समझिए। दरअसल ठाकुर जी के जगमोहन में विराजमान होने पर टकराव। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी जहां भगवान बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ाने और उनको जगमोहन में विराजमान करना चाहती है, तो वहीं गोस्वामियों का कहना है कि ये परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है। दरअसल जगमोहन गर्भगृह के उस बाहर के हिस्से को बोला जाता है जहां सेवायत चढ़ावा लेते हैं और चढ़ाते हैं। साल में कई बार ठाकुर जी की प्रतिमा को वहां लाकर दर्शन कराया जाता है। लेकिन कमेटी के फैसले से गोस्वामी समाज और भक्त नाराज हो गए। बांके बिहारी महाराज को जगमोहन में विराजमान करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ। योगी सरकार, योगी सरकार। श्रद्धालु भड़के, प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। इनका कहना है कि कंस के पद चिन्हों पर चल रही है हाई पावर कमेटी। हालांकि लोगों के प्रदर्शन के बाद हाई पावर कमेटी को झुकना पड़ा। मंदिर खोलने से लगभग आधा घंटा पहले गर्भगृह पर लगाया गया ताला खोल दिया गया। लोगों का तर्क है कि बांके बिहारी महाराज सिर्फ त्योहार पर ही जगमोहन में विराजमान होते हैं। कमेटी उनकी परंपराओं से छेड़छाड़ ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात रमजान पर भाईजान को लगे झटके की। रमजान शुरू हुआ
तो यूपी से बिहार तक भाईजान को एक बड़ा झटका लगा। एक तरफ यूपी में योगी फोर्स ने अवैध दरगाह पर एक्शन लिया तो बिहार में अवैध मस्जिद मिट्टी में मिला दी गई। 2 राज्यों में बुलडोजर फोर्स की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पर रिपोर्ट जरा दी। रमजान पर भाईजान को डबल झटका। यूपी में दरगाह पर बुलडोजर प्रहार। बिहार में मस्जिद पर योगी स्टाइल एक्शन। यूपी में योगी की नीति साफ है, जो अवैध होगा वो तोड़ा जाएगा, जो सरकारी काम में बाधा बनेगा उसका इलाज बुलडोजर से होगा। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। ये मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके की तस्वीर है, जहां रमजान के पहले दिन हजरत रहीम चिश्ती दरगाह की मीनारों को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। दरअसल यहां दरगाह का कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना हुआ था। मीनारों की वजह से हाईवे को चौड़ा करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर दरगाह के उन हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया जो निर्माण काम में बाधा बन रहे थे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासन की टीम मौजूद रही। एक तरफ यूपी के मुरादाबाद में दरगाह का अवैध हिस्सा गिराया गया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में भी अवैध कब्जा गैंग का योगी स्टाइल इलाज किया गया। बिहार में भी रमजान के पहले ही दिन बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां सीतामढ़ी में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। सीतामढ़ी के बैरगनिया बाजार में लंबे वक्त से सरकारी जमीन पर यह कब्जा था। 1 साल पहले अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन प्रशासन का नोटिस नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार सीतामढ़ी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा और सरकारी जमीन खाली करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों की घर वापसी वाला बयान दिया, जिस पर अब सियासत तेज हुई। अरशद मदनी ने भागवत को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि धमकी भरे लहजे में खून बहाने वाली बातें की। अरशद मदनी ने ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट में उसका उत्तर। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इस धमकी भरे बयान पर घमासान छिड़ गया। मदनी साहब जवाब तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को दे रहे थे, मगर इस दौरान उन्होंने जिस तरह खून बहने वाली बात कही वो सीधे सीधे धमकी का इशारा करती है। मौलाना अरशद मदनी मोहन भागवत के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए। भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है। मगर मुसलमानों की घर वापसी के मुद्दे पर मौलाना मदनी आरएसएस प्रमुख भागवत पर इस कदर भड़क गए कि शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। मदनी ने मोहन भागवत को 70 साल का इतिहास याद दिलाया ही मां के दूध की धमकी देने से भी नहीं चूके। हद तो तब हो गई जब मौलाना मदनी देश में खून बहने की बातें करने लगे, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मदनी जिन्ना बनने की राह पर है। जाहिर है मोहन भागवत के अखंड भारत और पूर्ण हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर पहले भी विवाद उठता रहा है, मगर इस बार मौलाना मदनी ने दूध और खून का जिक्र कर नई नफरती लकीर खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की नई साजिश की। आतंकियों को पालने वाला मुनीर अब सीधी लड़ाई में पिटता है, पीठ पीछे साजिशें तैयार करता है। अब ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा हुआ और खबर ये कि आसिम मुनीर और जैश का मसूद अजहर जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में, इसी के लिए खुफिया तैयारी की जा रही। तारीख थी 14 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। देश के 40 जवान शहीद हो गए और इस कायराना साजिश का गुनाहगार था आतंकी मसूद अजहर और उसका संगठन जैश ए मोहम्मद। अब एक बार फिर जैश की पुलवामा जैसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस बार जैश के टारगेट पर है जम्मू कश्मीर का काजीकुंड टनल और उसके आसपास का इलाका। सूत्रों के मुताबिक जैश के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWS ने जम्मू के काजीकुंड टनल के बीच नाकों की रेकी की है। 2 ग्रुप में 10 आतंकियों की टोली गाड़ियों से दाखिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी फिरदौस अहमद भट्ट सुरक्षा बलों के लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच सकता है। सुरक्षा बलों की गाड़ियों में IDs लगाने की साजिश भी हो सकती है।
राजौरी समेत घाटी के कई इलाकों से बड़ी संख्या में WLS मिलने की भी खबर है। में हमारी मौजूदगी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जहां से हजारों गाड़ियां जिसमें डिफेंस फोर्सेस की गाड़ियां जो हैं वो भी यहां पर निकलती हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो गाड़ियां हैं उनका तबादला उनकी यहां से वो गाड़ियां गुजर रही हैं और उसी बीच लगातार आपको बता दें कि सैकड़ों जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं वो भी गुजरती हैं। और इस तरह के इनपुट्स हैं कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन किसी आईडी हमले की प्लानिंग जो है वो लगातार यहां पर कर रहा है। इस खुफिया जानकारी के बाद पहले से घाटी में सुरक्षा एजेंसियां सुपर अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, क्योंकि जिस काजीकुंड टनल का जिक्र है वो जम्मू कश्मीर के लिए लाइफलाइन से कम नहीं है। आपको बता दें, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल एक बेहद अहम ऑल वेदर सुरंग है। ये टनल शहबाज शरीफ अमेरिका घूम रहे हैं और इसी बीच मुनीर के मुल्क में आग लगने वाली है। इमरान समर्थकों का सब टूट रहा, डेडलाइन खत्म हो रही, पूरे पाकिस्तान को आग के हवाले करने की चेतावनी जारी कर दी। तड़पते इमरान का बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई। लाहौर से इस्लामाबाद तक सब कुछ फूंक डालने का प्लान। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की सत्ता उखाड़ फेंकने का प्लान। ये 3 तस्वीरें देखिए, पिछले 3 दिन से किस तरह पाकिस्तान में सड़कों पर इमरान समर्थकों के आक्रोश की आग बरस रही है। खैबर पख्तूनख्वा को बंधक बनाने के बाद पंजाब में शहर शहर PTI कार्यकर्ता और नेता मोर्चा निकाल रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक रोककर बड़ी तबाही की वार्निंग दे रहे हैं। एक तरफ इमरान की बहनों ने मुनीर को चेतावनी दी है कि हालात बिगड़ेंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने इमरान रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया कि कसाई जनरल आसिम मुनीर को बात समझ नहीं आई तो पाकिस्तान जल जाएगा। इमरान रिहाई फोर्स यानी नौजवानों की ऐसी फौज जो कुछ सोचे समझे बगैर सब कुछ फूंक देने को तैयार है। सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इमरान के समर्थक जिस तैयारी की बात कर रहे हैं उसका ट्रेलर है ये तस्वीरें। ये पंजाब का टक ब्रिज है जो करीब 1 हफ्ते से जाम है। कुल मिलाकर हालात विस्फोटक है और ये ज्वालामुखी कभी भी फूट सकता है। लेकिन इस हंगामे के बीच पीएम शहबाज शरीफ भाड़े का कोट पहनकर डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग में शामिल होने के बाद शहबाज अमेरिका में है और इधर पाकिस्तान में इमरान समर्थकों की डेडलाइन खत्म हो रही है। पाकिस्तानी फौज पर अवाम का कहर टूटने वाला है। मुल्ला मुनीर की कायर सेना पतलून उठाकर भागने वाली है। पाकिस्तान की सड़कों पर निकली इस भीड़ को देखकर मुनीर के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि इस भीड़ का मकसद सिर्फ इमरान की रिहाई नहीं बल्कि तैयारी मुनीर को जड़ से मिटाने की है। और संकेत साफ है कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तान में किसी भी वक्त पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दहशत का माहौल क्यों? ये सवाल हर पाकिस्तानी आज पूछ रहा है। हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि जिस पाकिस्तान को आसिम मुनीर ताकतवर मिलिट्री वाला देश कहता है, पीएम शहबाज शरीफ भारत से बेहतर बताता है, उसकी राजधानी में इतना डर क्यों है? खौफ की वो कौन सी फाइल है जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है? इस रिपोर्ट में डिकोड करने जा रहे हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही बातें कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कही थी। पाकिस्तान की संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ये बता रहे थे कैसे सोवियत काल से लेकर अब तक पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, इसे टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया गया। लेकिन अब इस ख्वाजा आसिफ की जुबान बदल गई। अंदर की बात तो यह है कि मुनीर और शहबाज ने ख्वाजा साहब को हड़का दिया। रक्षा मंत्री अपने सेना प्रमुख से डर गए और अब एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान की तबाही का सारा आरोप भारत पर मढ़ने लगे। ख्वाजा आसिफ की जुबान इस पूरे इंटरव्यू में लड़खड़ाती रही। इंटरव्यू लेने वाला ये देखकर हैरान कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान ने खड़े किए, जिन्हें यही पाकिस्तान अपना जिहादी भाई और कौम के लिए लड़ने वाले लड़ाके कहते थे, वो आज भारत के इशारे पर कैसे नाचने लगा। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल पूछा कि क्या तालिबानी आपकी बात मानेंगे? तो सुनिए ख्वाजा की जुबान एक बार फिर कैसे लड़खड़ाने लगी। इस पूरे इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का वही पुराना विक्टिम कार्ड खेलते रहे। वही पुराना राग, पाकिस्तान में आतंकवाद भारत के इशारे पर बढ़ा। दुनिया देख रही है, तालिबानी और बलोचिस्तानी लड़ाके पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो इनकी अपनी डिमांड है, इसमें भारत का क्या हाथ? इस सवाल का जवाब ना ख्वाजा आसिफ के पास है, ना ही जनरल मुनीर और शहबाज के पास। इसीलिए इनका डर हर दिन बड़ा होता जा रहा है। इसे 3 पॉइंट में समझिए।
टीटीपी पाकिस्तान में एक्टिव वही तालिबानी लड़ाके हैं जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा इलाके पर कंट्रोल कर चुके हैं। पाकिस्तान इनका सामना नहीं कर पा रहा क्योंकि इन्हें सपोर्ट अफगानिस्तान के तालिबान से मिल रहा है। दूसरा, बलूचिस्तान आर्मी, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आजादी की अंतिम जंग छेड़ दी। और तीसरा डर है ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के बाद गाजा में मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन। अगर यह शुरू हुआ तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। पाकिस्तान में आवाम चाहती है गाजा में पाकिस्तान अपने सैनिक नहीं भेजे, लेकिन पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने 4000 सैनिक अमेरिका को बेच दिए हैं। कुछ 13 अरब लेकर पाकिस्तान जिन सैनिकों को गाजा भेज चुका है, उसे लेकर पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना पहले से ही खफा हैं। इधर गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों का एक्शन शुरू हुआ, उधर पाकिस्तान में सारे कट्टरपंथी मुनीर और शहबाज के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसी डर की वजह से दोनों अपने रक्षा मंत्री को आगे कर भारत पर आरोप लगवा रहे हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें, देखो हमने तो पहले ही कहा था, पाकिस्तान के अंदर बवाल के पीछे हिंदुस्तान का खेल है।